जय हिंद मित्रों। तो वही ज्योग्राफी का लेक्चर 34 आज हम कवर करने जा रहे हैं। हम फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। हमने क्लाइमेटोलॉजी ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद हमने अर्थ बेसिकली यूनिवर्स और सोलर सिस्टम को कवर किया। अब इसके बाद बारी है अर्थ एंड जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में हम एवर चेंजिंग शेप ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के सरफेस और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के फीचर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं। एकदम मन लगा के ध्यान लगा के पढ़ना, सुनना, देखना। और कमेंट्स में एज यूजुअल आप अपने डाउट्स वगैरह को पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थ के स्पेयर्स के साथ। देखो, अर्थ के अंदर दो तरह के स्पेयर पाए जाते हैं भाई। एक तो होते हैं हमारे अबायोटिक स्पेयर्स। अबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग वाले स्पेयर्स होते हैं उनको हम अबायोटिक स्पेयर्स बोलते हैं। इसमें हमारा एटमॉस्फेयर आ जाता है, हाइड्रोस्फेयर आ जाता है यानी कि पानी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। और लिथोस्फेयर को काउंट करते हैं। ठीक है। कायोस्फेयर भी, लिथोस्फेयर, ये हमारे तीन मेजर अबायोटिक स्पेयर हो जाते हैं। वहीं अगर हम बायोटिक स्फीयर की बात करें यानी कि वो स्फीयर जहां पर सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हवा, पानी, जमीन, लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह सब इंटरेक्ट करते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब इनमें हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज लिथोस्फीयर, है ना। हमें लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ना होता है। तो लिथोस्फीयर क्या होती है? लिथोस्फीयर का मतलब होता है कि भाई ये जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो विजिबल पार्ट और विजिबल के नीचे वाला जो पार्ट होता है, जनरली इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रस्ट वाला पार्ट मानते हैं। देखिए, अर्थ के सरफेस का क्रस्ट वाला और जो मेंटल का थोड़ा अपर अपर वाला पार्ट है, इसको हम लिथोस्फीयर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी रहती है? इसकी थिकनेस 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक रहती है। जगह टू जगह थोड़ी बहुत वेरी करती है, लेकिन वो सब आगे आएगा। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि भाई ये 0 to 100 किलोमीटर आपकी वेरी करती है। अब देखो, इसमें आते हैं 7 मेजर कॉन्टिनेंट। 7 मेजर जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सातों के सातों जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपके लिथोस्फीयर के ही पार्ट है, प्लस आपका अंटार्कटिका। ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे लिथोस्फीयर के ही पार्ट है। इसमें एटमॉस्फेयर की स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो तो करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप क्लाइमेटोलॉजी में जा सकते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हमने काफी डीपली कवर किया हुआ। और रही बात हाइड्रोस्फीयर की, तो हाइड्रोस्फीयर का क्या मतलब होता है? हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है ओशन और सारी की सारी वाटर बॉडीज हर फॉर्म में। ये जो जितने भी आपको फॉर्म दिख रहे हैं, कंडेंसेशन वगैरह वगैरह, ये सब हमारे वाटर बॉडीज से रिलेटेड आ जाते हैं। ग्राउंड वाटर है वो ओशंस में जा रहा है, रिवर्स में जा रहा है, फ्रेश वाटर है, स्नो मेल्ट हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सब कुछ ये सब वाटर साइकिल जो है ये हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आ जाती है। अब अगर हम ओशंस की बात करें तो भाई सारे के सारे ओशंस इंटरकनेक्टेड हैं। पैसिफिक ओशन हो गया, है ना। पैसिफिक के बाद में यहाँ इंटरकनेक्टेड है उससे अटलांटिक, अटलांटिक से इंटरकनेक्टेड है इंडियन। ठीक है। नीचे भाई अंटार्कटिक ओशन आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये आपका पैसिफिक आ गया, ये ऊपर आर्कटिक आ गया। तो ये सारे के सारे जो आपके ओशन से ये इंटरकनेक्टेड पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये तो एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया सारे के सारे स्पेयर्स का। हमें स्टडी किसकी करनी थी? मैंने आपको बताया था हमें क्रस्ट की स्टडी करनी थी, हमें जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी। तो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी आपकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट होती है ना। इंटीरियर ऑफ अर्थ का मतलब क्या है? देखो, अर्थ का जो स्ट्राटा है, अर्थ की जो लेयर्स हैं, उनको हमने मैकेनिकली क्लासिफाई किया है। किसमें? लिथोस्फीयर हो गई सबसे पहले, उसके नीचे एस्टेरोस्फीयर हो गई। ठीक है। उसके नीचे क्या होता है भाई? उसके नीचे हमारा मेंटल का पार्ट आ जाता है। ठीक है। इसको हम मीजोस्फेरिक मेंटल बोलते हैं, यानी कि ये आपका लिथोस्फीयर और एस्थेरोस्फीयर के नीचे वाला पार्ट है। उसके बाद हमारी आउटर कोर एंड देन इनर कोर। ये कुछ एक क्लासिफिकेशन मैकेनिकली जो क्लासिफिकेशन किया गया है लेयर के हिसाब से वो है। ठीक है। यानी कि सबसे पहले भाई हमारी क्रस्ट आ जाती है, फिर उसके बाद मेंटल। मेंटल में भी दो पार्ट होते हैं, अपर मेंटल और उसके नीचे आता है लोअर मेंटल। ठीक है। फिर हमारा कोर आ जाता है, कोर में भी आउटर कोर एंड इनर कोर।
ये बेसिकली आपके देखा जाए तो केमिकल डिविजन्स होते हैं। ठीक है, केमिकल डिविजन्स अर्थ के हमारे कुछ इस तरीके से ही होते हैं। इनमें हमें सारी लेयर्स की एक एक करके स्टडी करनी होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होता है। वैसे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे क्रस्ट की, है ना। क्रस्ट जो होती है भाई हमारी, ये जो आपको पूरा पार्ट दिखाया जा रहा है, ये हमारा ऊपर ऊपर का पार्ट जो है ये क्रस्ट का पार्ट होता है। क्रस्ट यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर एंड द सॉलिड पार्ट, जिसपे हम लोग रहते हैं, सस्टेन करते हैं, जिसपे हमारे नदियां, पर्वत और बाकी सारी चीजें टिकी हुई। ठीक है, अब ये आउटर मोस्ट लेयर है, सॉलिड पार्ट है, लेकिन अगर ओवरऑल सारी लेयर्स के साथ कंपैरिजन किया जाए क्रस्ट का, तो क्रस्ट हमारी सबसे थिन लेयर होती है, यानी कि सबसे थिनेस्ट लेयर होती है। थिनेस्ट ऐसे होती है कि इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो 5 से लेके 30 किलोमीटर तक थिक आपको कहाँ दिखेगी, ओशनिक क्रस्ट में। यानी कि ओशंस के नीचे जो इसकी थिकनेस होती है वो काफी कम होती है, यानी कि 5 से लेके 30 किलोमीटर। वहीं अगर हम इसको कॉन्टिनेंट्स के नीचे देख लें, तो कॉन्टिनेंट्स के नीचे इसकी जो थिकनेस रहती है वो 50 to 70 to 80 किलोमीटर पाई जाती है, कॉन्टिनेंट्स के नीचे, सॉलिड पार्ट्स के नीचे। थिकनेस क्रस्ट की ओशनिक और कॉन्टिनेंटल एरियाज में अलग अलग होती है। ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में थोड़ी थिन होती है। टेम्परेचर क्रस्ट का डेप्थ के साथ में बढ़ता चला जाता है। अब ये जो क्रस्ट की आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर बनी होती है भाई सेडिमेंट्री मटेरियल, है ना, सेडिमेंट्री मटेरियल की, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो लेयर बाय लेयर आपका जम गया है। और उसके नीचे आपको क्या मिलता है, उसके नीचे हमें मिलती है एसिडिक क्रिस्टलाइन, फिर हमारी इग्निशियस रॉक्स भी मिलती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी नीचे पाई जाती। फिर अगर इनकी फर्दर हम बात करें, तो भाई हमारे क्या होता है, हमारे यहाँ सियाल पाया जाता है इसमें नीचे। सियाल का क्या मतलब है, सियाल का मतलब है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम यानी कि सियाल, ये मतलब कि हमारे एक ओल्डर डिवीजन हुआ करता था। ठीक है, पहले ये डिविजन आपके चला करते थे, अब इतने फैशन में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है। तो भाई हमारे जो ओल्ड सॉरी जो सिलिकेट्स हुआ करते थे, जिनको सियाल बोला जाता है, इनको बेसिकली कहा जाता है लाइटर सिलिकेट्स। ठीक है, हल्के वाले। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जनरली आपके पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स के नीचे। कॉन्टिनेंट्स के नीचे सियाल पाया जाता है। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है ग्रेनाइट। ठीक है, फिर से समझना कि सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इनको लाइटर सिलिकेट्स कहते हैं, और ये पाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स के नीचे। कॉन्टिनेंट्स की जो क्रस्ट होती है वो बनी होती है पूरी की पूरी ग्रेनाइट पत्थरों की। जबकि आपके हैवियर सिलिकेट्स भी होते हैं, हैवियर सिलिकेट्स आपके, उनको हम कहते हैं सीमा। सीमा मतलब यहाँ पर आ जाता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो जाता है सीमा। अब जो ये पाए जाते हैं आपके कहाँ, ये पाए जाते हैं ओशनिक क्रस्ट के नीचे, और ओशनिक क्रस्ट आपकी बनी होती है बसाल्ट रॉक्स की। बसाल्ट रॉक्स यानी कि वॉल्केनो के जो लावा को सॉलिडिफाई किया जाता है ना, वो होती है हमारी बसाल्ट रॉक। ठीक है, तो ये जो ओशनिक क्रस्ट है, इसकी थिकनेस आप देख पा रहे हो, इसकी थिकनेस कम होती है। वहीं जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसकी थिकनेस काफी ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद हम देखेंगे तो कुछ डिसकंटिन्यूटीज भी आ जाती है। लाइक एक आपको, नहीं चलो डिसकंटिन्यू में थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब क्रस्ट में हम लिथोस्फीयर की बात भी कर रहे थे। ठीक है, क्रस्ट के डिविजन्स में हमारा सबसे ऊपर लिथोस्फीयर आ जाता है। यह अर्थ की रिजिड आउटर लेयर होती है। इसकी थिकनेस आपको 10 से लेके ओवरऑल मैक्सिमम पॉइंट तक देखा जाए तो 200 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है ना। इसमें क्या क्या आता है, इसमें बेसिकली हमारा ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है ये भी आ जाता है, और ये जो अपर मेंटल वाला पार्ट है ये भी भाई हमारे लिथोस्फीयर में काउंट कर लिया जाता है। लिथोस्फीयर ही आपकी वो जगह है जो टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। टेक्टोनिक प्लेट्स का आपने नाम सुना होगा, जो मूव करती रहती हैं अर्थ के सरफेस के नीचे, है ना। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं लिथोस्फीयर की ही बनी, लिथोस्फीयर ही एक्चुअली उनमें डिवाइडेड होती है। ये मूव करती हैं और लार्ज स्केल चेंजेस लाती हैं अर्थ के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, लाइक फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग वगैरह जो होता है वो सब आपका टेक्टोनिक प्लेट्स के जरिए ही होता है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज मेंटल।
मेंटल हमारा पोर्शन रहता है इंटीरियर का, क्रस्ट के नीचे वाला, इसको मेंटल कहते हैं। मेंटल हमारा कहाँ से कहाँ तक आपका एक्सटेंडेड रहता है? मेंटल की जो सरफेस से अगर हम देखा जाए तो इसकी हाइट कितनी है, सरफेस से नहीं बेसिकली क्रस्ट के नीचे से, तो इसका जो सरफेस का डेप्थ रहता है वो रहता है 2900 किलोमीटर। यानी कि इस पॉइंट तक अगर हम देखा जाए तो भाई इसकी डेप्थ जो है वो आती है 2900 किलोमीटर। अपर पोर्शन जो मेंटल का होता है इसको कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर, जबकि ये जो लोअर मेंटल होती है ये एस्थेनोस्फेयर से नीचे की तरफ एक्सटेंडेड रहती है। ठीक है। अब ये किसका बना हुआ होता है भाई? ये हमारा बना हुआ होता है सिलिकेन का और बाकी मिनरल्स का, जिसमें आयरन प्लस मैग्नीशियम ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली हमारा ये पूरा का पूरा ये जोन है जो ऑरेंज वाला, ये किसके बीच में पाया जाता है? ये क्रस्ट और उसके साथ साथ आउटर जो कोर है ना, ये आउटर कोर है, इनके बीच में पाया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम प्रॉपरली एस्थेनोस्फेयर की ही बात कर रहे हैं तो एस्थेनोस्फेयर आपका लाई करता है लिथोस्फेयर के नीचे। ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है वो 80 से लेकर 200 किलोमीटर तक लाई करती है। इसके ऊपर जो हमारी लिथोस्फेयर है वो रिजिड होती है ना, जो प्लेट्स होती हैं वो रिजिड होती हैं और वो उसके ऊपर आराम से मूव कर लेते। क्यों? क्योंकि लिथोस्फेयर जो है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक यानी कि एक तरह का लिक्विड टाइप का है, सॉफ्ट है, उसमें मूवमेंट काफी आसानी से हो सकता है। यानी कि आप इसको शहद की तरह समझ लीजिए, है ना। बेसिकली शहद नहीं, यहाँ पर होता है मैग्मा। मैग्मा वही वही जो हमारा वोल्केनो से बाहर निकलता है ना। तो वोल्केनिक इरप्शंस के टाइम में क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर ही आपकी वो जगह होती है जहां से मैग्मा ऊपर की तरफ निकलता है और सरफेस पे आके जम जाता है। ठीक है। जो लोअर हमारे यहाँ मेंटल है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर के जो नीचे वाला हमारा पार्ट है ये बेसिकली सॉलिड पार्ट कहा जाता है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये सॉलिड आता है, ये पूरा पार्ट है ये भी सॉलिड आता है, लेकिन ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक, यानी कि ये आपका मूव करता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कोर की, यानी कि आउटर कोर की एंड देन इनर कोर की। अगर हम कोर की ओवरऑल बात कर रहे हैं तो कोर सेंट्रल मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पर Fe यानी कि आयरन और निकल के आयंस का कंसंट्रेशन मिलता है, इसीलिए इस लेयर को नाइफ लेयर भी कहा जाता है। ठीक है। कोर और मेंटल की बाउंड्री होती है 2900 किलोमीटर तक। ठीक है। उसके बाद में ओवरऑल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो अर्थ का जो सेंटर आता है वो समवेयर आता है 6400 किलोमीटर के आसपास। आउटर कोर जो रहती है वो लिक्विड रहती है, लेकिन इनर कोर जो रहती है वो रहती है सॉलिड। ठीक है। अब जैसे अगर हम आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर इनर कोर को सराउंड करके रखे हुए है ना, उसको पूरी तरीके से सराउंड करके रखे हुए है, और वो आपकी लाई करती है 2900 किलोमीटर से लेके 5100 किलोमीटर की रेंज के बीच में, ये बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। और ये पूरी की पूरी भाई ये जो हमारी लेयर है ये होती है लिक्विड। वहीं इनर कोर की बात की जाए तो इनर कोर हमारी 5100 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर यानी कि अर्थ के सेंटर तक एक्सटेंडेड रहती है। ये पूरी की पूरी जो लेयर होती है वो होती है सॉलिड। ठीक है। ये तो हमारी सारी के सारे लेयर्स हो गई, लेकिन लेयर्स के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज क्या होती है? डिसकंटिन्यूटीज आपके वो पॉइंट होते हैं, यानी कि वो शार्प बाउंड्रीज होती हैं जहां पर लेयर्स के बीच में, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच में चेंजेस आते हैं। यानी कि ये जो भाई दो लेयर्स हो गई, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये दो लेयर्स हो गई, एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ, यानी कि अपर लेयर और लोअर लेयर में एकदम शार्प आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होता है, इन बाउंड्रीज पे जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, उनमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आता है उनकी डायरेक्शन में और स्पीड में, और ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखा जाए तो उनमें भी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग हमारी डिसकंटिन्यूटीज होती है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोरोविकिक, यानी कि मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी आपकी तो मेजर लेयर्स के बीच में होती है, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो पाई जाती है, ये बेसिकली हमारी होती है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। सबसे ऊपर भाई कॉनरैड होती है, ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में होती है, ये इतनी मेजर नहीं होती है, माइनर होती है। उसके बाद आती है रैपिड डिसकंटिन्यूटी, ये अपर और लोअर मेंटल के बीच में होती है यहाँ।
उसके जस्ट नीचे अगेन फिर हमारी एक मेजर आ जाती है डिसकंटिन्यूटी, दैट इज नोन एज गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये हमारी लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में है। ओवरऑल देखा जाए तो मेंटल और कोर के बीच में है, ठीक है। तो जो हमारी मेजर लेयर्स को कवर करती हैं वो तो मोहो हो गई, यानी कि क्रस्ट और मेंटल को हटाया, अलग किया। उसके बाद दूसरी आ जाती है मेंटल और कोर को अलग करने वाली गुटनबर्ग। उसके बाद आउटर और इनर कोर के बीच में आती है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटीज का फिनोमेना भी हमने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या सिनेरियो है, देखो सबसे पहली बात ये कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट अक्रॉस द ओशन पैड, यानी कि ओशन के सरफेस पे जो कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट हो रहा है, इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटल थ्योरी आपकी दी गई थी अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1915 में। बेसिकली इसमें कॉन्टिनेंट्स और ओशन बॉडीज के ओरिजिन की बात कही गई है, ठीक है। ये जो पूरा ड्रिफ्टिंग का प्रोसेस होता है, इसमें मिलियंस यानी कि लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो वैगनर ने क्या कहा, वैगनर ने कहा कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट जो है वो एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास पहले बना हुआ करते थे, इसको कहा जाता पेंगिया। पेंगिया का मतलब है ऑल अर्थ। उसके बाद क्या हुआ, ये फिनोमेना आपका 225 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई कुछ और लाख साल लग गए, और इसके आसपास ये जो आपका सी हुआ करता था, इसको कहा जाता था पेंथलासा। पेंथलासा का मतलब होता है ऑल वाटर। तो भाई कुछ लाख साल हुए, उस लाख साल में क्या हुआ कि भाई हमारा जो ये जो पूरा सुपर कॉन्टिनेंट है ये ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि एक अपर पार्ट बन गया, एक लोअर पार्ट बन गया। अपर पार्ट को कहा गया लॉरेशिया और लोअर पार्ट को कहा गया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। फिर भाई ये आपस में ड्रिफ्ट करते रहे, आपस में टूटते रहे, टूटते रहे, टूटते रहे, और अभी इनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार की है ना। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी आपस में टूट गए। तो भाई वैगनर ने ये कहा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली फ्लोट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट कर रहे हैं ओशन के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। तो उनकी ये हाइपोथेसिस है, यही बाद में जाके हमारी प्रेजेंट डे की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार बनी। इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी कि बहुत सारी चीजें इसमें से नहीं डिराइव की गई, लेकिन फिर भी इसको एक सॉलिड प्रूफ के तौर पे माना गया कि भाई ये चीज जो है ये एक्चुअली में इस तरह से वर्क कर सकती थी, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो दी गई। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या कहा गया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये कहा गया है कि भाई जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, ये बेसिकली मैसिव इरेगुलरली शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक होती है, जो आपकी कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशनिक लिथोस्फीयर की बनी हुई होती है ना। ये क्या है भाई, इस तरह के भाई स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कॉन्टिनेंट्स भी आ जाते हैं और जिसमें भाई हमारे ओशन के सरफेस भी आ जाते हैं, ठीक है। मैसिव यानी कि बहुत बड़ी, इरेगुलरली यानी कि कोई प्रॉपर इनका शेप नहीं है। सॉलिड रॉक के ये आपके स्लैब्स होते हैं जो कॉन्टिनेंट और ओथेनिक लिथोस्फीयर दोनों के बने हुए रहते हैं। प्लेट्स का अगर हम साइज देखें तो इनका साइज कुछ 100 किलोमीटर से लेकर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुछ प्लेट्स आपकी छोटी भी होती हैं और कुछ प्लेट्स इतनी बड़ी बड़ी भी होती है। ये सारी की सारी जो जैसे कि इसमें, हाँ इसमें आपकी पैसिफिक प्लेट बहुत ज्यादा बड़ी है ना। आपकी यूरेशियन प्लेट बहुत ज्यादा बड़ी है, अंटार्कटिक प्लेट बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। तो कॉन्टिनेंटल जो हमारी क्रस्ट होती है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारी ग्रेनाइट रॉक्स की बनी हुई होती है ना। तो ग्रेनाइट रॉक्स आपकी कुछ रिलेटिवली लाइट वेट मिनरल्स से बनी हुई होती है, जिसमें भाई आ जाते हैं हमारे क्वार्ट्स, क्वार्ट्स के साथ में आ जाता है फेल्डस्पार, ये कुछ मिनरल्स आ जाते हैं। और वही अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो ओशनिक क्रस्ट हमारी बनी होती है बसाल्टिक रॉक्स की, ये जो कि ज्यादा डेंस होती हैं और ज्यादा हैवी होती है, ठीक है। तो ये जो साइज होती है लिथोस्फेरिक प्लेट मोशन की, इसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है। अब ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, ये 7 मेजर प्लेट्स को आइडेंटिफाई करती है, और इसके साथ साथ 20 हमारी
माइनर प्लेट्स को, लिथोस्फेरिक प्लेट्स को आइडेंटिफाई करती है। ये जो प्लेट हैं ये एक दूसरे के कॉन्स्टेंटली मोशन में हमेशा चलती रहती है। तो अगर हम मेजर प्लेट्स की बात करेंगे तो भाई मेजर प्लेट में भाई हमारी आ जाती है अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट आ जाती है भाई, ये वाली मेजर प्लेट है, और उसके आसपास की ओशनिक प्लेट। उसके बाद दूसरी आ जाती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, है ना, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आ जाती है। इसमें वेस्टर्न अटलांटिक जो फ्लोर है वो सदर्न अमेरिकन प्लेट से कैरिबियन आइलैंड के आसपास क्या है, यहाँ पे आपका सेपरेटेड है। उसके बाद हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट आ जाती है। ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट है भाई, यहाँ पर भी आपका वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर आ जाता है। ये वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर यहाँ पर आ जाता है, ये आपका कैरेबियन प्लेट को नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से अलग करता है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट कहाँ गई भाई, पैसिफिक पैसिफिक पैसिफिक, इसमें पैसिफिक शो नहीं कर रही। हाँ है तो यार, पैसिफिक प्लेट आ जाती है। ठीक है, फिर हमारी पैसिफिक प्लेट आ जाती है। उसके बाद में इंडियन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, ये सब प्लेट्स आ जाती हैं। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट आ जाती है, ये ऊपर की यूरेशियन प्लेट आ गई। तो ये सारी हमारी कुछ मेजर प्लेट्स। वहीं अगर हम माइनर प्लेट्स की बात करते हैं तो माइनर प्लेट्स में हमारी कोकोस प्लेट आ गई, जो कि आपकी सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करती है। नाज़का प्लेट आ गई, सदर्न अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करती है। अरेबियन प्लेट आ जाती है भाई हमारी, ये सऊदी अरेबियन लैंडमास को कवर करके रखती है। फिलिपीन, ये प्लेट जो है हमारी फिलिपीन प्लेट आ जाती है एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में। कैरोलिन प्लेट आ जाती है फिलिपीन और इंडियन प्लेट के बीच में। ठीक है, और हमारी फ्यूजी प्लेट आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के इस साइड, इस नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारी कुछ अलग अलग प्लेट्स आती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट फिनोमेना आता प्लेट बाउंड्रीज का। प्लेट बाउंड्रीज का मतलब कि वो एजेस जहां पर हमारी दो प्लेट्स मीट करती हैं, ये जो जितनी भी एजेस है जहां पर दो प्लेट्स की मीटिंग हो रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्लेट बाउंड्री। मेजोरिटी जो जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं लाइक वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक्स हो गए, माउंटेन फॉर्मेशन हो गया, ये सब हमारे प्लेट बाउंड्रीज पर ही अकर होते हैं। तीन तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं भाई। एक होती है हमारी डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री, यानी कि दो प्लेट्स आपकी आपस में दूर दूर जा रही हैं। दूसरी होती है भाई हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। फिर आती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, यानी कि दो प्लेट्स आपस के अगल बगल से होके जा रही हैं लेकिन उनके बीच में फ्रिक्शन हो गया रगड़ खाने की वजह से। तो सबसे पहले आएगी डाइवर्जेंट या फिर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज का मतलब होता है जो प्लेट आपकी एक दूसरे से दूर जा रही हैं कंसिस्टेंटली, इनको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर नई क्रस्ट जनरेट होती है। नई क्रस्ट जनरेट होती है, क्यों? क्योंकि दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है ना। तो ऐसी साइड्स जहां पर भाई हमारी दो प्लेट्स आपस में खिंच रही हैं, दूर जा रही हैं, वहां पे क्या होता है कि भाई नीचे का जो मैग्मा होता है वो ऊपर की तरफ उठ के आता है। वो मैग्मा क्या करता है, ऊपर की तरफ उठ के आता है और ऐसे चारों तरफ फैल जाता है। ये जनरली आपका ओशंस वगैरह में देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये जो फैल जाता है तो इन जगहों को कहा जाता है स्प्रेडिंग साइट, यानी कि ये जो मैग्मा है ये चारों तरफ फैल चुका है। बसाल्टिक मैग्मा नीचे से निकला और यहाँ पर सेपरेट हो गया, यहाँ पर फैल गया। ठीक है, तो इस तरह के इंटरेक्शन से क्या होता है भाई, हमारी मिड ओशन की रिजेस जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती है। मिड ओशन के अंदर बड़ी बड़ी खाइया टाइप की होती है, रिजेस होती हैं ऐसी पतली पतली सी, वो देखने को मिलती हैं। तो इसका सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। ये जो मिड अटलांटिक रिज है भाई, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इसका एग्जांपल है। यहाँ पे आपका अमेरिकन प्लेट जो है भाई, है ना, एक साइड भाई हमारी अमेरिकन प्लेट लाई कर जाती है, ये आपकी सेपरेटेड है अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर अमेरिकन प्लेट आ गई, यहाँ पर आपकी यूरेशियन और यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट है। तो ये भाई हमारी सेपरेट हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ओशन के अंदर रिजेस बच जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और आती है हमारी, उसको हम कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ठीक है, यानी कि रिफ्ट वैलीज भी यहाँ पर क्रिएट होती है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो आपकी किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वो हमारी प्रोड्यूस होती है अफ्रीकन और सोमाली प्लेट के दूर भागने की वजह से। अफ्रीकन प्लेट है वो दूर जा रही है ना, सोमाली प्लेट है भाई वो उससे भी दूर जा रही है।
तो यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट में हमें ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली देखने को मिलती है, जो कि पूरे इस रीजन में जनरेट हो चुकी है। ठीक है, डाइवर्जेंट जो एजेस होती है, यानी कि दो प्लेट जहां पर एक दूसरे से दूर भागती है, वहां पर क्या होता है भाई, वहां पर अर्थ की क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है ना। तो इसीलिए इनको कंस्ट्रक्टिव भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव यानी कि नई चीजों का निर्माण हो रहा है ना, नई एजेस का निर्माण हो रहा है। वॉल्केनिक अर्थ फॉर्मेशंस भी यहाँ पर जनरली पाए जाते हैं। डाइवर्जिंग मार्जिन पे अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन उनका जो फोकस होता है वो शैलो होता है, यानी कि इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। नेक्स्ट आता है कन्वर्जेंट या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। तब जब दो हमारी प्लेट बाउंड्रीज आपस में टकराती हैं तो उनको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज फॉर्म होती हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आपकी, इनको हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में टकराती है तो जो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लैंड मास होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, है ना। कॉमन एग्जांपल कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का आपको क्या मिलेगा, वो होते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन भाई क्रिएट होते हैं। ये जोन्स हमारे कब क्रिएट होते हैं? ये तब क्रिएट होते हैं जब हमारी हैवी वाली प्लेट, ये वाली प्लेट जो है, ये हमारी भारी प्लेट है, हैवी प्लेट है, ये लाइट प्लेट के नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पर ट्रेंच क्रिएट हो जाते हैं, खाइयां बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सबडक्शन जोन। इसमें जो टेंस मटेरियल होता है, जैसे कि ये भाई सबडक्शन जोन बन रहा है, यहाँ भी सबडक्शन जोन बन रहा है, ये भी सबडक्शन जोन बन रहा है। जो टेंस मेंटल मटेरियल होता है वो आपका पायंट मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। जो क्रस्ट की से क्या होता है, ऊपर की तरफ निकलता है। जो राइजिंग मैग्मा होता है वो क्या करता है, एक चेन बना देता है, यानी कि ये जो वॉल्केनिक आर्क है, यहाँ पर आपकी एक चेन ऑफ माउंटेन्स बना दी जिनके अंदर वॉल्केनोज हैं, ये बना दिया। ये ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या करती हैं, माउंटेन फॉर्मेशन तो कर ही देती हैं। आइलैंड आर्क जो होती है भाई, ऐसे समुद्र के अंदर आइलैंड आर्क्स हो जाते हैं, वो भी बन जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये सबडक्शन जोन तो होते हैं, इन सबडक्शन जोन्स को हम क्या कहते हैं, फेस्टून्स कहते हैं। सबडक्शन जोन्स भी क्रिएट होते हैं। अब इसमें तीन तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं, यानी कि कन्वर्जेंस तीन तरीके से होता है। कैसे? एक भाई हमारी ओशनिक प्लेट है और दूसरी हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब इनको टकराया जाता है, आपस में जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, ओशनिक प्लेट ज्यादा भारी होती है तो फिर वो नीचे की तरफ चली जाती है ना। और कॉन्टिनेंटल प्लेट भाई हल्की होती है तो ऊपर की तरफ रहती है। तो भाई सबडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, माउंटेन रेंजेस, वॉल्केनोस, ट्रेंचेस वगैरह यहाँ पर बन जाती है। फिर उसके बाद जब दो ओशनिक प्लेट्स ही आपस में टकरा रही हैं तो जो आपकी कूल वाली प्लेट है, जो आपकी ज्यादा डेंस वाली प्लेट है, वो आपकी लाइटर प्लेट से और कम डेंसिटी वाली प्लेट से, यानी कि वार्मर प्लेट्स के नीचे चली जाती है। ठीक है, लेस डेंसर वाली प्लेट के नीचे चली जाती है। अगेन यहाँ पर भी सबडक्शन जोन क्रिएट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ हमारी यहाँ पे ओशनिक क्या क्रिएट होती है, ओशनिक ट्रेंचेस बनती है, खाइयां बन जाती है, ओशनिक ट्रेंचेस बन जाती हैं। शैलो और डीप फोकस अर्थक्वेक भी भाई वोल्केनिक एक्टिविटी के साथ में यहाँ पाए जाते हैं। आइलैंड आर्क बन जाते हैं। ठीक है, आइलैंड आर्क यानी कि इन आइलैंड आर्क्स में जनरली आपके ट्रेंचेस, वोल्केनो सब कुछ पाया जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि भाई दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का आपस में टकराना हुआ। हमारे हिमालयाज ऐसे ही बने थे। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का ऐसे आपस में टकराना होगा तो क्या होगा, ये जो मिट्टी है, ये जो लैंडफॉर्म है, ये ऊपर की तरफ उठेंगे कि नहीं उठेंगे? ये ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तो यानी कि ऐसे हमारे माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन ऐसे ही बने। इस केस में भी क्या होता है, जो ओशनिक सेडिमेंट होता है या फिर जो भी सेडिमेंट होता है वो आपका स्क्वीज हो जाता है और अप थ्रस्ट होता है, यानी कि ऊपर की तरफ धकेला जाता है, जिसकी वजह से आपके फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालय। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है ट्रांसफॉर्म या फिर शेयरिंग बाउंड्रीज का। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आपकी तब बनती हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरीके से मूव कर रही होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बगल से जा रही हैं, एग्जैक्टली टकरा नहीं रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी क्या है, यहाँ पर इनका फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन आ जाता है क्योंकि एक दूसरे से रगड़ खा के जा रही है, तो रगड़ खा के जा रही है तो इनमें इंटरलॉकिंग भी हो जाती है। प्लेट इंटरेक्शन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट जनरेट नहीं होती, नई आपकी क्रस्ट जो होती है वो नहीं बनती, लेकिन जो ओल्डर क्रस्ट होती है वो जनरली डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। बस एग्जिस्टिंग जो हमारी क्रस्ट होती है उसका थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन जो है
वो देखने को मिल जाता है ना। तो इसीलिए इस बाउंड्री को हम कंजर्वेटिव बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, माउंटेन्स जैसे लैंडफॉर्म्स नहीं बनते, ओशंस वगैरह नहीं बनते, लेकिन अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। स्लो मोशन फ्रीक्वेंटली के जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इन कांटेक्ट वाली जगह पर हमारा स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है। स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है तो भाई एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से रॉक्स वगैरह जो होती हैं वो क्रैक करती हैं, स्लिप करती हैं, प्लेट्स आपकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर भाई हमारे फॉल्ट्स भी जनरेट होते हैं, ऐसे फॉल्ट्स वाली जगह भी जनरेट होती है, यानी कि इस तरह की खाइयां जो होती है वो भी बनती है। ठीक है, यहाँ पर चीजें यानी कि रॉक्स जो इसके नीचे की है वो आपकी ब्रेक कर रही है या स्लिप कर रही है। ये जो रिंग ऑफ फायर वाला पूरा का पूरा जो इलाका है ना, अर्थ के मेजर फॉल्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बॉर्डर्स पाए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा सैन एंड्रियास फॉल्ट का, है ना। ये बेसिकली आपका लाई करता है सिलिकॉन वैली के पास में। सिलिकॉन वैली के पास, सिलिकॉन वैली किसी सैन एंड्रियास फॉल्ट के जस्ट पास में ही है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये और भाई रिंग ऑफ फायर, ये दोनों मिला के अर्थ के सबसे मोस्ट एक्टिव फॉल्ट वाले एरियाज बनाते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो था भाई हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो। इसके बाद ज्योमॉर्फोलॉजी में हमें और भी काफी कुछ पढ़ना है। बेसिकली अर्थक्वेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अर्थक्वेक्स के बाद हम वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वोल्केनोज के सारे टाइप्स देखने के बाद हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स का टाइप हम देख लेंगे तो दैट विल बी द एंड ऑफ अवर नेक्स्ट चैप्टर। और उसके बाद फिर हम एक और चैप्टर कवर करेंगे, दैट विल बी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, है ना। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और हम कवर करने वाले हैं, जिसके साथ साथ क्या होगा भाई, जिसके साथ साथ हमारा पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लेट मी नो इन योर इन द कमेंट्स, एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद टू यू।